हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे वीज़ा के बारे में। जी हाँ, ये बेसिकली वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को जानना कि हम इसको अप्लाई करें ना करें, इसमें क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कब ये ओपन हो रहा है और किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, पूरी डिटेल्स को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का हॉलीडे वर्किंग वीज़ा क्या चीज़ है? बेसिकली देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा रूल निकाला है कि आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को किसी और वीज़ा में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस तरीके के वीज़ाज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने का डिसीजन लिया है। ये सब क्लास 462 है। इसके अंडर जो है आपको जो वीज़ा ग्रांट होता है वो 12 महीने का होता है, यानी कि 1 साल का होता है। अब 1 साल के वीज़ा के अंदर अंदर आप क्या क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस वंस यू गेट दिस वीज़ा। लेकिन इस वीज़ा की 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं बैलेट सिस्टम। बैलेट सिस्टम के अंदर आपकी एंट्री डाली जाती है इन केस यू आर सिलेक्टेड, फिर आप आगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं फर्दर। अब इसके लिए बैलेट में आने के लिए आपको किस क्राइटेरिया को जानने की ज़रूरत है, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के अंदर देखिए एक ब्रैकेट रखी गई है। 18 से लेकर 30 तक की एज के जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 18 से 30 का मतलब क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप कंप्लीट 18 होने चाहिए, 30 और 31 के बीच में आप होने चाहिए। यानी कि अगर आप अब जैसे देखिए नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 की अप्रैल के अंदर ये वीज़ा जो है इसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होनी है, उससे पहले बैलेट सिस्टम चलेगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर यानी कि अगर आप अप्रैल 2025 के आसपास अगर आप अपने 31 से कम की एज में है, यानी कि 30 से प्लस जा रहे हैं लेकिन 31 के कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। आपको एज क्राइटेरिया आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसमें क्राइटेरिया रहता है वो रहता है इसके अंदर आपकी एजुकेशन का। नाउ व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर दिस वीज़ा, लेट्स डिस्कस इस। इसके लिए अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए जो ये क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी के बाद 2 साल है, यानी कि सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, ये 2 लेवल जो है इंडिया के अंदर होते हैं। 10th जो है वो सेकेंडरी काउंट होती है, यानी कि उसके ऊपर 2 साल आप लगाते हैं तो आप 12th पास होते हैं। 12th पास एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। 12th पास आप हैं तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको समझते हैं। तीसरी इसके अंदर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स की। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी हैं। नंबर 1 आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और दूसरा आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो देखिए एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया के इस वीज़ा के लिए। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आधार कार्ड को उसमें अप्लाई किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया की इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर आपका आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो जिन एप्लीकेंट्स के पास पैन कार्ड नहीं है वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी उनको नंबर जनरेट हो जाता है और वो नंबर आप यूज़ कर सकते हैं इस बैलेट के लिए। अगर आपके पास पैन कार्ड ऑलरेडी है तो आप बिल्कुल वेट ना करें, फिर आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पैन कार्ड, एज रिक्वायरमेंट, और इसके बाद आता है हमारे पास में किस टाइप के केसेस को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। देखिए, अगर आपका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का कोई रिफ्यूज़ल है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कैटेगरी में अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो क्या आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, येस यू कैन। आपका कोई भी दूसरा रिफ्यूज़ल देखिए बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बैन जो होता है वो 5 साल का होता है कम से कम, उसके बाद वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। आपका बैन नहीं होना चाहिए। आपका अगर रिफ्यूज्ड है किसी भी कैटेगरी में तो भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वीज़ा पास्ट में कभी एलोकेट हुआ था, ठीक है,
तो आप इस कैटेगरी के लिए दोबारा एलिजिबल नहीं हो सकते, आप इसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दूसरी कैटेगरी है या फिर आपका किसी भी और कंट्री का भी अगर रिफ्यूज़ल है तब भी आपको इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू आर एलिजिबल, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में हम किसको अपने साथ ले जा सकते हैं और किसको नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक रूल तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो। बच्चे, चिल्ड्रन एज द डिपेंडेंट्स आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो, वो इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, रही बात देखिए स्पाउस की, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आपको दी जाती है कि आप अपने स्पाउस के लिए एक अलग कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा, बट दैट कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो ये वीज़ा है सब क्लास 462 वाला, पहले आप उसको ऑब्टेन कर लीजिए। स्पाउस के लिए अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेटर स्टेज पे हम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये कि क्या आपको इस वीज़ा के ऊपर स्टडी अलाउड है। देखिए, लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए तो गवर्नमेंट आपको परमिट नहीं करती है इस वीज़ा पर, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स जो अप टू 4 मंथ्स ड्यूरेशन है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्यूटिशियन का 1 महीने का 2 महीने का कोर्स करना है, छोटा मोटा कोर्स करना है इस टाइप से, तो आपको मैक्सिमम जो है 4 मंथ्स तक की उसमें दे दी जाती है रिलैक्सेशन। आप 4 मंथ्स तक का कोई छोटा मोटा कोर्स उसमें चूज़ कर सकते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसमें अप्लाई करें कैसे या इसमें फ़ीस कितनी है। देखिए, जो एम्बेसी इसमें चार्ज कर रही है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली $25 का चार्ज आज की डेट में लिया जा रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर से यानी कि 1 अक्टूबर से बैलेट सिस्टम ओपन हो चुका है। ठीक है, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नाउ मेजर क्वेश्चन इज़ देयर कि इसमें हम खुद अप्लाई करें या फिर हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। अगर तो अपने बैलेट एंट्री डालनी है आप खुद से कर सकते हो, आपको फॉर्म फिल करना, रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी, तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक के प्रोसेस, यानी क्योंकि देखो ये तो बैलेट सिस्टम हो गया ना, इसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस भी चलेगा। ठीक है, उसमें भी आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स कुछ आएंगी, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में हम बताते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि उन रिक्वायरमेंट्स को समझना, एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पूरा करना, ठीक है, वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी देखिए एरर अगर आती है, कोई भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आपकी तरफ से होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पर डिनाई होना 100% श्योर हो जाता है। एक एजेंट को हायर करना ज़रूरी नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप किसी की एक्सपर्टीज से अपने चांसेस ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो, तो नेचुरल सी बात है आप किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है या फिर आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे का मतलब ये है कि आप बैलेट सिस्टम में आगे अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखिए कुछ और अलग सी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, ठीक है, वो आपकी इंग्लिश मीडियम से होनी ज़रूरी है। नेचुरल सी बात है, देखिए उसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी लास्ट एजुकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम से हुई थी, तो उसमें MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की डिमांड वहाँ पर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एम्बेसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि वो चीज़ वर्बली तो होने से रही, तो नेचुरल सी बात है उसमें PCC मांगी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट। इसमें फंड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, अगर तो आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आप खुद तो अर्निंग कर नहीं रहे होंगे, तो उस केस में आपको अपनी फैमिली से किसी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपका सारा खर्चा उठा सकता है, आपके एक्सपेंसेस के लिए जो फंड्स है, जो शो मनी वगैरह वो उसमें शो कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। ये ऑस्ट्रेलियन $5,000 के अराउंड रहती है। ठीक है, जो आपसे रिक्वायर की जाती है। इंडिया के हिसाब से देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 लाख के बीच में आपका अमाउंट पड़ेगा। आपको सिर्फ ये बैंक बैलेंस शो करना है। अभी कितना ओल्ड होना चाहिए, एम्बेसी ने ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन अभी तक तो अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं दिया है, तो इट मीन्स कि अगर वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो उस केस में भी वो एक्सेप्टेबल होगा एज अ मीन ऑफ योर कवरिंग ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। फंडिंग का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर आपकी लास्ट एजुकेशन जो वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तब आप उस केस में क्या करेंगे।
उस केस में एक छोटा सा सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप लैंग्वेज टेस्टिंग के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आइल्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर आप आइल्ट्स का स्कोर देना चाहते हैं तो उसका तो मैं देखो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। रीज़न क्या है उसका कि उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ सकती है, या आप उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद आप पेपर दोगे, उसके बाद 13 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। अगर आप पीटी करते हो तो पीटी का रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट सेम डे या नेक्स्ट डे या विद इन 2-3 डेज आपको जो है अवेलेबल हो जाता है। उसकी डेट्स भी ज़्यादा अवेलेबल होती है और कंपैरेटिवली काफ़ी इजी टेस्ट होता है। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो। अगर आप आइल्ट्स का टेस्ट दे सकते हो, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, आप अप्लाई करके जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट लेना चाहते हो, तो इन दैट केस उसका 4.5 स्कोर हमें रिक्वायर्ड होता है। लैंग्वेज स्कोर कितना रिक्वायर्ड होगा? 4.5 कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 4 मॉड्यूल्स, सभी मॉड्यूल्स के अंदर 4.5 का स्कोर, और ओवरऑल भी आपका कम से कम 4.5 होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम पीटी की बात करते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, तो उसका आपको जो स्कोर चाहिए होता है वो 30 का स्कोर रिक्वायर्ड होता है। 30 इज जस्ट लाइक इवन अ 10th फेल कैन गिव द टेस्ट एंड स्कोर 30 वेरी इजीली। तो ईच मॉड्यूल आपका 30 से लेस में होना चाहिए, ओवरऑल भी आपका 30 कम से कम होना चाहिए। तो ये आपको मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है सारी की सारी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बोला है ना, फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपका इंग्लिश के स्कोर की रिक्वायरमेंट है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी आपको अभी नहीं चाहिए। ये आपको चाहिए होंगे जब आप बैलेट के अंदर सिलेक्ट हो जाते हो तो। अच्छा, दूसरी बात देखिए, बैलेट के क्लोज होने का टाइम काफ़ी पास आ चुका है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है, आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट नंबर पे कम्युनिकेट करने से पहले आप ये देख लेना कि जिनके लिए आप पता करना चाहते हैं, आपके डॉटर हैं, सिस्टर है, मदर है, ब्रदर हैं, फादर हैं, कोई भी हैं, ठीक है, किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो, उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। एज का हो गया, ठीक है। इसके अलावा उनका पैन कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा उनका अगर फ्रेश केस है तो बहुत बढ़िया है, अगर रिफ्यूज़ल है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ध्यान रखना, रिफ्यूज़ल आपका अगर कोई है तो रिफ्यूज़ल लेटर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद ही हम आपका केस ले सकते हैं, ठीक है। सक्सेस का बहुत अच्छा चांस है, आई वुड सजेस्ट कि इट्स लाइक गोल्डन जैकपॉट। आज की डेट में आप खुद सोच के देखो, एजुकेशन पे आप जाते हो, स्टडी वीज़ा पे जाते हो, आपका कितना कम से कम 25-30 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। आप किसी भी दूसरे वीज़ा में जाते हो ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत मुश्किल से लोगों का लग पाता है, एंड दैट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड आई वुड सजेस्ट कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार सभी को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, हु आर बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा अगर कोई डिटेल रह गई होगी तो हम कमिंग वीडियो के अंदर उसको जो है कवर कर लेंगे। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको अगर वीडियो समझ आया हो, ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस जो हैं शेयर करेंगे आपके साथ में, और बहुत सारे अपडेट्स आगे आगे आएंगे, वो हम टाइमली आपके साथ शेयर कर दे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।